हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जेईई मेन की पीआई की डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो क्वेश्चन आता है हम थर्मोडायनेमिक्स से क्यों शुरू कर रहे हैं? बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। लेकिन ये कैसे डिसाइड किया कि ये थर्मोडायनेमिक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है? ऑब्वियसली ये ओपिनियन होगा अगर मैं डेटा ना बताऊं तो चलो ऐसा करते हैं, डेटा ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, इसी 2025 का डेटा ऑब्जर्व किया और 2025 में मैंने देखा फिजिकल केमिस्ट्री में अगर किसी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो वो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है। टोटल 17 क्वेश्चंस आस्क्ड। मतलब अगर मैं जनवरी पूरे सेशन का कंप्लीट वेटेड एवरेज निकालूं तो दैट वेटेड एवरेज इज 6.8। यस, और ये डेटा मुझे कहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मो केमिस्ट्री है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ अब एक ट्रेंड भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या होता है। अगर मैं सिर्फ अभी बात करूं तो थोड़ा सा एक मेजर ट्रेंड इस तरीके से जाता है कि फर्स्ट लॉ से एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इंटीजर टाइप थर्मोकेमिस्ट्री से आता है। 2020 से लेके 2025 तक का ट्रेंड तो यही कहता है। दैट इज मेजर, दैट इज नॉट अ थंब रूल की ऑलवेज होगा, बट ज्यादातर यही होता है। तो मैं अभी थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेता हूं, उसके सेकंड लॉ पे क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स थर्मोकेमिस्ट्री। इसी तरीके से फिर अब मैं एक सेशन हाईएस्ट वेटेज का लूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसी से ही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ऑल्सो अब हमने हाईएस्ट वेटेज ऑफ क्वेश्चन की तो बात कर ली। अब हाईएस्ट वेटेज के बाद क्या करना चाहिए? हाईएस्ट वेटेज चैप्टर की बात हो गई, तब हाईएस्ट वेटेज वाले क्वेश्चंस भी हमने वही लिए हैं जो ज्यादा डिस्कस होते हैं। नाउ अब यहाँ पे मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। क्या? कि जब आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो पेन और पेपर लें। अब जैसे ये आया क्वेश्चन, पहले स्क्रीन रोको, अटेम्प्ट करो, अगर जरूरत है सॉल्यूशन की तो देखो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। एंड जेई मेन में हमारे पास बहुत टाइम होता है, ठीक है। ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो यही करना। देखिए मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप जस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एंड अगर अटेम्प्ट करते हुए कोई पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है, जिसे आहा मूवमेंट बोलते हैं, तो यू कैन नोट इट डाउन। या कोई ऐसा कंफ्यूजन जो आपका क्लियर हो गया हो। बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है हमारे सामने, आपने जनवरी में पेपर दिया होगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो मोटे मोटे नोट्स को रिवाइज करना। वो जो दो कॉपियां दो साल में भरी हैं, उसको रिवाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन डिस्कशन करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे लिखते जाइए। मतलब नोट्स अगर मैं बोलूं तो एक पेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका। नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, उस बाकी चीजों के लिए तो आपके पास बुक्स है ही। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट क्वेश्चन। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 1 bar and 298 Kelvin is expanded into vacuum to double the volume। तो क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास 5 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन और एक्सपैंड हो रहा है वैक्यूम में, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं हर बच्चे के लिए सेम रूल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एडवाइस पिक कर लेना जिसको जो सूट करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्ट आप क्वेश्चन पढ़ो और गिवन डेटा लिखते जाओ, बट हाँ स्टार्ट यहीं से करना है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली इंटरप्रेट कर लेगा क्या क्या गिवन है। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स 5, देन आपको गिवन है कि गैस किस पे है, 1 बार प्रेशर पे। फिर उसके बाद क्या गिवन है, टेम्परेचर 298 केल्विन। फिर उसके बाद क्या गिवन है, एक्सपैंडेड इनटू वैक्यूम। कोई भी वर्क डन कहां होता है, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। वैक्यूम क्या होता है, जहां एक्सटर्नल प्रेशर होता है 0। आप में से कुछ बच्चों ने इसे देखते ही कर दिया होगा कि वैक्यूम मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0 मतलब वर्क डन इज 0। तो कभी भी 0 देखते ही लगता है कि आंसर तो वही होगा, बट अगेन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें कंसेप्चुअली भी अंडरस्टैंड करना है व्हाई वर्क डन इज 0। तो वर्क डन इज ऑलवेज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। जो वर्क डन है वो हमेशा क्या होता है, पी एक्सटर्नल डीवी है, और एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे क्या है, 0 है। तो वर्क डन इज ऑल्सो 0। अब देखिए पीवाई की डिस्कशन करते हैं हमें ये भी सोचना है विच इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल, ठीक है। कि अब हम मतलब मेरा क्या प्रोसेस है कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, पीवाई की क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सारे कंसेप्ट जितने रिकॉल कर सकते हैं कर लेते हैं। तो कभी भी याद रखिए, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, यानी
वैक्यूम में एक्सपैंड हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, क्या कहेंगे, फ्री एक्सपेंशन। तो हो सकता है कई बार आपसे ये भी किसी पीवाईक्यू में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन वो होता है जहां एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं व्हेन अ गैस इज एक्सपैंडेड अगेन अ वैक्यूम। ठीक है, अगर गैस जो है वैक्यूम में एक्सपैंड हो रही है देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपेंशन। तो ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू में सेम क्वेश्चन भी रिपीट होता है, कई बार उसका डेरिवेटिव भी हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरा पर्पस यहाँ पे विद एवरी क्वेश्चन आपको सिखाना भी है कि हाउ टू कॉम्प्रीहेंड पीवाईक्यू, सो दैट आपको आइडिया लगे कि पीवाईक्यू से कैसे एनालाइज करना है। बिकॉज हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है, पीवाईक्यू कर ले रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, तो हमें ये भी सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस का हमें कॉम्प्रिहेंशन या एनालिसिस करना है। अब देखिए क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। एक आइडियल गैस है वो एक्सपैंड हो रही है इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर से फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर पे अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज कांस्टेंट, राइट। व्हाट इज वर्क डन, क्या है वर्क डन। अब ऑब्वियसली जैसे ही वर्क डन पूछा है क्वेश्चन में, तुरंत हमारे पास दो डाउट आते हैं, इट इज रिवर्सिबल वर्क डन या इरिवर्सिबल वर्क डन। तो यहां पे आपको माइंड में रखना है कि रिवर्सिबल वर्क डन जो होता है, जब भी व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस वेयर प्रेशर इज वेरिएबल, एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस वेयर एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेंशन है गैस इज एक्सपैंडेड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब हमसे कौन सा वर्क डन पूछा गया है, इरिवर्सिबल। कौन सा वर्क डन पूछा है, इरिवर्सिबल। तो अब पूरे फोकस से अगर आप सुन रहे होंगे तो क्लैरिटी आ गई। अगर ये आहा मोमेंट लग रहा है तो लिख लीजिए, नहीं तो सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए स्क्रीन यहीं रुक के, राइट। बिकॉज अब केमिस्ट्री खत्म हो गई, मैं मैथ करूंगा, कैलकुलेशन करने वाला हूं। तो अब क्या हुआ, आपने एक बार खुद से पूरी कैलकुलेशन कर ली होगी, राइट, और सॉल्व, अब बस आप यहां पे मैच करेंगे कि कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। तो माइनस पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर है 1 बार, और जो वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम था 10 और इनिशियल था 1 एंड लीटर, तो दिस इज 9 बार लीटर। नाउ अब यहां पर कभी अगर माइनस साइन या पॉजिटिव साइन का डाउट है तो आप हमेशा साइन कन्वेंशन भी याद रख सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन से हमने 3 बातें सीखी। पहला, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरी बात हमने सीखी कि फॉर्मूला एनालाइज कर लेंगे। तीसरा हमने ये सीखा कि अगर वर्क डन का साइन कन्वेंशन याद है तो भी हम मैच कर सकते हैं, क्या हमने सही किया। एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इफ अ गैस इज एक्सपैंडेड तो वो क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। और यहां आंसर क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव। अब ऑप्शंस देखेंगे, 9 माइनस 9, तो ऑब्वियसली दैट इज अवर आंसर। इसमें थोड़ा सा ये टाइप होते हुए रह गया है, वर्क डन इन बार लीटर, राइट। बार लीटर में वर्क डन क्या होता है। नाउ अब हमें अगर बात करें 1 बार में अगर एटमॉस्फेयर पूछा जाए तो 1.013, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 1.013 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0.987 बार। ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये भी हमने सीख लिया, ठीक है। और एंड सेशन तक इसको मतलब आगे क्वेश्चन करते करते ये हमें आज याद ही हो जाने वाला है। अगर अब हम क्या करते हैं, ये तो आंसर मैच कर लिया, अब हम क्या करते हैं, बिकॉज हमारा क्या है, हम यहाँ पे ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारी चीजें सीख रहे हैं सो दैट हम आगे पीवाईक्यूज कर सकें या नेक्स्ट सेशन वाले पीवाईक्यू को अटेंड कर सकें, ठीक है। तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि क्वेश्चन की अब आगे चलते हैं। अगर आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होगी मेरे से। तो अभी हम सीधे क्वालिटी फोकस कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे ऐसा टाइम भी आएगा कि अभी लग रहा होगा कि सर ने 10 मिनट में 2 क्वेश्चन करवाए, अगली बार हम 2 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ तो हमने देखा कि 1 एक कन्वर्जन फैक्टर भी याद कर लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर लीटर। 1 एटमॉस्फेयर लीटर किसके इक्वल हो गया, 101.3 जूल या अप्रोक्सीमेटली 100 जूल। अगर ऑप्शंस क्लोज नहीं है तो 100 जूल ही मान लेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें 1 बार लीटर, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता तो 100 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए।
यानी कि 900 के आसपास आंसर आ जाता अगर जूल में पूछा होता तो, राइट? समझ आ गया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following, the set of parameters that represent path function, right? अब पाथ फंक्शन दो ही होते हैं. कभी भी दो चीज स्टेट पाथ कभी भी ऐसे दो चीजों में डिवाइड करने हो ना, क्या देखो कम है, तो पाथ फंक्शन दो ही है, हीट और वर्क. मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो इन्हीं दो से होगी, ठीक है? तो अब इसके अलावा सभी क्या है? स्टेट फंक्शन. तो यहां पे देखिए डायरेक्टली, तो व्हाट इज हीट? बी ऑप्शन. यस, इट इज पाथ फंक्शन. व्हाट इज वर्क? डब्ल्यू. तो व्हाट इज योर आंसर? बी एंड सी. ये हमारा आंसर आ गया. इसके अलावा बाकी सारे क्या है? हमारे स्टेट फंक्शन, यानी कि वो स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइन करते हैं. और स्टेट चेंज, हर पॉइंट पे स्टेट चेंज होता रहता है, राइट है? तो अगर हम बात करें, एक्सेप्ट दिस आपको कुछ भी दिख रहा है, ठीक है? एक्सेप्ट दिस अगर आपको एच दिख रहा है तो दिस इज योर स्टेट फंक्शन. अगर इसके अलावा आपको इंटरनल एनर्जी दिख रही है तो दिस इज योर स्टेट फंक्शन. अगर इसके बाद आपको गिब्स फ्री एनर्जी दिख रही है तो दिस इज योर स्टेट फंक्शन. तो हम ये सीधे कह सकते हैं एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. तो थर्मोडायनामिक्स हम जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो सारे मोस्ट ऑफ द चीजें क्या है? स्टेट फंक्शन है. इफ स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, अगर सिस्टम का स्टेट चेंज होगा तो ये फंक्शन भी चेंज हो जाएगा. अब यहाँ मिस्टेक क्या होती है? यहाँ मिस्टेक होती है, कई बार क्या होता है ना, हम कभी कभी एनटीए और एनसीईआरटी से इतना कनेक्ट हो जाते हैं ना कि थोड़ा सा अपना ब्रेन बंद कर लेते हैं. जैसे यहाँ जेईई मेन में तो ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आया और वहां पर डेल्टा एच उसको स्टेट फंक्शन मान लिए. तो देखिए एच इज अ स्टेट फंक्शन नॉट डेल्टा एच. डेल्टा क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल, और दोनों पॉइंट पे स्टेट अलग अलग, ठीक है? तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, जेई ने खैर ये भी पूछा हुआ है, बहुत पहले पूछा हुआ था कि एच और डेल्टा एच में से कौन सा स्टेट फंक्शन है? एच इज द स्टेट फंक्शन. दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व. बट स्टिल मैं आप चाहूंगा आप ये सोचें हाउ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन डिफर, ठीक है? यहां हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, आप ये सोचते जाइए. जिसको जो भी समझ आ रहा है कमेंट करिएगा. नेक्स्ट उसमें मैं इसको कवर करूंगा, बिकॉज मैंने देखा स्टूडेंट्स को कभी भी समझ ही नहीं आता है कि हाउ दिस इज स्टेट फंक्शन, हाउ दिस इज पाथ फंक्शन. याद कर लेते हैं बस. नाउ ड्यूरिंग कंप्रेशन, ठीक है? कंप्रेशन वर्ड देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि आंसर में अगर वर्क डन पूछा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, आंसर पॉजिटिव होगा. ये मेरे दिमाग में आ गया. A spring, the work done is 10 जूल. ओहो, तो यहां पे तो वर्क डन ही गिवन है, तो वर्क डन 10 जूल है. तो मेरे माइंड में आया कंप्रेशन है यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम है. साइन कन्वेंशन क्या होता है? पॉजिटिव. तो अब यहां पे खुद से क्या सोचना था? साइन कन्वेंशन. एंड 2 किलो जूल ऑफ हीट एस्केप टू द सराउंडिंग, यानी सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट रिलीज की. तो अब दूसरी चीज मुझे दिमाग से क्या सोचनी थी? साइन कन्वेंशन ही सोचना था. अगर हीट रिलीज होता है तो साइन क्या आता है? नेगेटिव. फिर उसके बाद मुझे देखना है यूनिट्स. दोनों की यूनिट्स क्या है? किलो जूल. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब मुझे क्या पता होना चाहिए? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट? अब क्यू कितना आ गया हमारा? -2, और वर्क डन कितना आ गया? 10. व्हाट इज योर आंसर? +8 किलो जूल, राइट? आंसर इज सी. तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आया है हमारा. नाउ अब व्हाट आई एम डूइंग करेंटली, मैं चाहता हूं 2025 के क्वेश्चन आप खुद कर सको, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए 2020 में. तो यहां मैं 2020 के ही पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूं, और 2025 के पीवाईक्यू आप खुद से लगा लीजिए, ओके? और क्योंकि यहां मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं कि इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूंगी कितने क्वेश्चन है, तो दिस इज 4 क्वेश्चन. कितने क्वेश्चन है ये? 4. क्योंकि अगर आपको नंबर देखना है कि यार इस सेशन में तो मेरे को आधे घंटे में 100 क्वेश्चन कर लेने, तो एक्चुअली यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में. तो इसलिए हम क्या करेंगे? हर ऑप्शन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे मत देखना कि सर ने इतनी देर में एक क्वेश्चन करवाया है, थोड़ा सा देखना कि उसमें कितने पार्ट्स हमने साथ के साथ डिस्कस कर लिए. अब जैसे ये है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। तो पहले तो जैसे ही देखा हमने डज नॉट को अंडरलाइन कर लिया, बिकॉज हम ये एक सिली मिस्टेक करते हैं। तो एक सिली मिस्टेक है डज नॉट और इनकरेक्ट वाली, तो उसे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। रिप्रेजेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर गिवन प्रोसेस। कौन सा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट नहीं होता। एज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क इज जीरो, और मानेंगे कि जब भी गैस एक्सपैंड होती है तो एक नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है, तो उसे हमने क्या माना है जीरो। देखिए दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड प्लेसेस, मतलब जो स्टैंडर्ड जगह पे जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड करते हैं। जैसे हम ये बात कभी भी लिखते नहीं है, लेकिन देखो यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जो वर्क डन होगा वो पी डेल वी भी होगा और वी डेल पी भी होगा या डेल पी वी भी होगा। नाउ साइक्लिक प्रोसेस, तो अब हम ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में Q माइनस W के इक्वल होता है। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस होता है जो जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो जाए, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है, सेम। तो जो भी स्टेट फंक्शन होगी उसकी वैल्यू 0 होती है। ध्यान से सुनना, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इज, ठीक है, मतलब वो हमेशा क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। अब डेल्टा U क्या होता है, U2 माइनस U1। जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल है, तो दैट विल बी गोइंग टू बी 0। ये क्या होने वाला है, 0, राइट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, मैं ये कहना भूल गया, हर क्वेश्चन के पहले मान लेना बाय डिफॉल्ट कि स्क्रीन रोकनी है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हो गया तो स्क्रॉल करके आगे जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और नहीं हुआ तो डिस्कशन देखना है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा U Q प्लस W होता है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन 0। तो यू विल गेट 0 इज इक्वल टू Q प्लस W मीन्स Q is equal to minus W। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं केमिस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ टफ वर्ड। इंसुलेटर बोलते ही हर इंसान समझ जाएगा, इसलिए उसको मुश्किल भाषा में क्या बोल देते हैं, एडियाबैटिक। तो इंसुलेटिंग प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अगेन मैं फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिखूंगा, और फर्स्ट लॉ में क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होगा, 0। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो डेल्टा U किसके इक्वल आ गया, W के। तो डेल्टा U शुड बी इक्वल टू W, बट यहां साइन क्या है, नेगेटिव, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा है। हो गया सर क्वेश्चन, आगे चलते हैं, नहीं, हमें तो सीखना है, बिकॉज अभी हम एक ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि जस्ट एग्जाम में दे रहे हैं, वहां टाइम सेव करते हैं, यहां तो हम सीख रहे हैं, तो हम बाकी 2 ऑप्शन भी एज अ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, अगेन यही इक्वेशन है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जो ये वेरिएबल्स याद करने होते हैं, इसके लिए मैंने फ्लैश कार्ड वाला वीडियो भी बनाया हुआ है, वो ऊपर लिंक आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो भी आप सुन सकते हो। आई वांट, मेरा एक मतलब ऐसा सोच है, देखो होता है नहीं, कि रील शुड बी रिप्लेस बाय फ्लैश कार्ड्स, कि वही सुनते रहे 2-2 मिनट के फ्लैश कार्ड्स ही। तो आइसोकोरिक में वर्क डन क्या हो गया, 0। जैसे ही वर्क डन 0 हुआ तो डेल्टा U किसके इक्वल हो गया, Q के। किसके इक्वल हो गया, Q। यस, ये भी सही है। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस, अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या 0 होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है। हाउ, कैसे होता है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे फॉर्मूला ऐसे लिखो, डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T, या DU इज इक्वल टू NCV DT। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर, और डेल्टा T क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल।
जब दोनों सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो डेल्टा u इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में डेल्टा u 0 हो गया विच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां से समझ आ गया कि इन दिस केस ये भी स्टेटमेंट क्या है सही। और साइक्लिक प्रोसेस और आइसोथर्मल, अब अभी इसको अब देखो, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो उसका पर्पस समझो। कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन होता है कंसेप्ट का, तो अब उस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट में था साइक्लिक प्रोसेस क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यहां से ये समझ आया कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो है, यानी जितनी हीट सप्लाई करेंगे सब वर्क करेंगे, यानी हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। नेगेटिव है तो बाय द सिस्टम। तो अब ये पता क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस। यही क्वेश्चन जब एडवांस में आएगा तो स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा। कैसे? ऐसे लिखा होगा, इन अ साइक्लिक प्रोसेस heat transfer to the system is equal to the work done by the system, या heat absorbed by the system is equal to the work done by the system, right? अब इसको भी स्टेटमेंट की फॉर्म में एनालाइज करते हैं, समझते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में जो भी वर्क होता है वो होता है एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। यस, क्योंकि हीट तो मिल ही नहीं रही, इंसुलेटिंग प्रोसेस है। मुश्किल भाषा में एडियाबैटिक बोल दिया, आपको डराने के लिए जार्गन्स का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। अब डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू है, ठीक है, तो वो तो इक्वेशन गलत है, करेक्ट पे आ जाते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है तो ध्यान से समझो, इंटरनल एनर्जी अगर पॉजिटिव है साइन दोनों का क्या है सेम। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होती तो साइन क्या होता प्लस, तो दोनों अगर प्लस है, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, मतलब इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज देन वर्क डन पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी जब सिस्टम काम करेगा, ठीक है, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी। समझ रहे हो? इस बात को बड़े ढंग से समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एडियाबैटिक में बड़ा कंफ्यूजन आता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, अगर वर्क डन पॉजिटिव है यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है। अब आप कैसे पता लगाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी ये देखोगे कि वो गैस कूल हो रही है या वार्म हो रही है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज यानी गैस वार्म होगी, यानी जब गैस कंप्रेस होगी एडियाबैटिक प्रोसेस में तो क्या होगी वार्म। और अगर डेल्टा यू का साइन नेगेटिव है तो वर्क डन भी नेगेटिव है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, यानी कि एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, यानी कि अगर गैस एक्सपेंड होती है तो क्या हो जाती है कूल। व्हाई? इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी घटने का मतलब टेम्परेचर घट रहा है, हम टेम्परेचर से ही मेजर करते हैं, राइट? तो आई होप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं कहूंगा कि दिस इज कॉल्ड एज, जो अभी हम जिस तरीके से मैं आपको पीवाई की डिस्कशन कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल मेथड। तो यहाँ पे आप एक्टिवली जितनी चीजें सोच सकते हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज, वो यहाँ पे सोच के उसका इंटरप्रिटेशन कर लें, सो दैट आने वाला क्वेश्चन ये देखें क्या इसकी हेल्प हुई। क्योंकि पीवाईक्यू करने का एक्चुअल पर्पस तो यही है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर सकें, बिकॉज अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, बोर्ड में बोर्ड कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, जब एग्जाम रियल टाइम आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वहां पे डेफिनेटली वी विल फोकस ऑन द स्पीड। वो भी एक सेशन में लूंगा जिसमें बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन फास्टली, राइट? बट अभी हम चीजों को समझ रहे हैं। और वैसे देखो, जब आप समझते हो और प्रैक्टिस करते हो ना तो स्पीड अपने आप ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाती है। 5 mole of an ideal gas at 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression। ये तो अच्छी बात है, क्वेश्चन में रिवर्सिबल दे दिया है, till its temperature becomes 200 Kelvin। तो 100 Kelvin से टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया है 200 Kelvin। If CV is 28 joule per Kelvin, calculate del U and del PV। अगर CV का वैल्यू मेंशन है तो del U निकालना है और del PV निकालना है, राइट? अब देखिए यहां पे आपको समझना है, वी हैव अ इक्वेशन H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है?
हमारे पास इंथैल्पी जो होता है इट इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड मल्टीपल ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट। तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, इसे लोकल लेमैन लैंग्वेज में समझे तो अगर हमने किसी बैलून को ऑब्जर्व करें तो उस बैलून की कुछ इंटरनल एनर्जी भी है और कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी है, ठीक है। तो वो जो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन सम है दैट इज इंथैल्पी, वो क्या है, इंथैल्पी। और इसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें एच को तो यू कैन से एच क्या है, हीट एक्सचेंज या सप्लाई भी हो सकता है और एब्जॉर्ब रिलीज भी हो सकता है at constant pressure, right? Same way, what is internal energy? Energy stored within system. ओके तो मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा H और U इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स सोचें एंड कमेंट करें, दैट विल हेल्प अदर स्टूडेंट्स। अब इससे क्या होगा, देखो आप हेल्प करोगे फिर कोई और बच्चा आगे किसी क्वेश्चन को सपोर्ट करे, तो ये भी एक अच्छा सा आपका एक फोरम टाइप कमेंट सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक कमेंट सेक्शन अच्छा क्रिएट हो, मतलब फोरम अच्छा क्रिएट हो। H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अब देखिए डेल लगा दिया तो डेल H इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पीवी। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डेल H निकालना है और डेल यू निकालना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी कैन इजिली कैलकुलेट। तो हमें पता है डेल यू विच कैन बी रिटन एज डी यू, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, ठीक है। अब यहां पे हम अगर एक बात करें, एक ये भी डाउट आता है बच्चों को, सर कभी डेल यूज कर लेते हैं कभी डी यूज कर लेते हैं। देखिए एक्चुअल क्या है कि डेल बता देता है फाइनल माइनस इनिशियल एंड डी यू स्मॉल चेंज बताता है, ठीक है। ये तो मतलब आपको डिफरेंस पता ही होगा सर, इसमें मैंने कोई नई बात बताई नहीं है। तो वैल्यू एडिशन बस ये है कि डी यू डी एच डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तब यूज करते हैं जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और जब प्रोसेस डिसकॉन्टिन्यूअस हो या इरिवर्सिबल हो तो डेल वर्ड यूज कर लेते हैं मैथमेटिकली, या जो हमें मार्क्स दिलाएगा वो कंसेप्ट या बात हमारे लिए ये है। नाउ डी यू निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स 5 है और सीवी का वैल्यू 28 है और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 200 माइनस 100, राइट। तो 5 इंटू 28 इंटू 100। अब क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसलिए मैंने ये सॉल्व करा है, बट अगर मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहा होता मैं बिल्कुल पाप नहीं करता डेल यू निकालने का, क्योंकि सब में 14 है। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि दिस इज गोइंग टू बी 14 किलो जूल। अब मेरा टाइम सेव हो गया, एग्जाम में डेल यू पता चल गया 14 किलो जूल। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे को डेल एच निकालना है। अब डेल एच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, ठीक है। नाउ अब एन सी पी डी टी, मेरे को सीपी नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें सीपी पता है। क्वेश्चन में मेंशन है सीवी इज 28 जूल पर केल्विन पर मोल, मतलब अगर मोलर हीट कैपेसिटी में सीपी और सीवी का डिफरेंस क्या होता है आर। ये भी बच्चा बहुत डाउट पूछता है कि विच इज करेक्ट, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर या सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एनआर। तो देखिए अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो इट इज इक्वल टू आर, और अगर एनी हीट कैपेसिटी है तो इट इज इक्वल टू एनआर। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सीपीएम मोलर हीट कैपेसिटी विच इज आर प्लस सीवीएम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कितनी होती है, अब जूल में ही निकालना है तो दिस इज 8 लेना है क्वेश्चन में, और सीवी कितना है हमारे पास 28, इट कम्स आउट टू बी 36 जूल पर केल्विन पर मोल। अब डीएच आ गया हमारा 5 इंटू 36 इंटू 100, ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब जो ये 5 है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इसे 18 बना देगा। तो व्हाट इज योर आंसर, आपका आंसर क्या हो गया 18, क्या हो गया आंसर आपका 18, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्चुअली एनालाइज करते हैं, जिसे बोलेंगे कंसेप्चुअल एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, फिजिकल में जो भी न्यूमेरिकल होते हैं कुछ ना कुछ कंसेप्चुअली सीखा। इसने हमें ये सिखाया कि जो डेल एच होता है डेल यू प्लस वर्क डन नहीं होता हमेशा, इट इज इक्वल टू डेल पीवी, मतलब नॉन एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। अब इस डेल पीवी को आप लिख सकते हैं कैसे, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी प्लस वी डेल पी। मतलब एक बार प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम चेंज कर लेते हैं और एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट करके प्रेशर चेंज कर लेते हैं, अगर 2 स्टेजेस, और कंफ्यूजन है तो डेल पीवी लिख देंगे, पीवी वर्क, ठीक है।
क्लियर है? यहां से हमें एक अंडरस्टैंडिंग क्या मिली कि अगर आप क्या करते हो, किसी गैस में मुझे प्रोसेस पता ही नहीं है कि आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कुछ नहीं पता कि आइसोकोरिक क्या है, तो इन दैट केस दिस वर्क इज डेल पीवी। वो जो गलत बोल दिया, वर्क इज नहीं, मतलब वो जो डब्ल्यू एक्सप्रेशन होता है वो डेल पीवी होता है, पीवी का चेंज। ओके, एंड इसे फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी डेल वी, वी डेल पी। अब अगर प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक है, ठीक है, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है, जो कि जनरली होता है कि एवरी प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या हो गया, 0। तो कांस्टेंट प्रेशर, तो जनरली जो हम इक्वेशन लिख रहे होते हैं डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, यहां पे प्रेशर क्या लेते हैं, कांस्टेंट। इन दिस इक्वेशन हम क्या ले रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं, दैट्स व्हाई डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी डायरेक्टली लिख देते हैं। बट ये डेरिवेशन आया है यहां से यहां तक, स्टार्टिंग इस इक्वेशन की यहां से होती है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल से हमने क्या सीखा कि अगर मुझे नहीं पता प्रोसेस क्या है तो मैं उसे वर्क डन नहीं कह सकता हूं, मैं बोलूंगा इट इज डेल पीवी, ये पीवी का कोई चेंज है। करेक्ट हुई हमें ये अंडरस्टैंडिंग? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ डायटोमिक आइडियल गैस which of the following plots does not correctly describe the relation between various thermodynamics process? CP, यहां पे क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, अगर आप सीपी की सिर्फ फुल फॉर्म याद करिए, सीपी इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे इसका वेरिएशन। तो सीपी का वेरिएशन प्रेशर के साथ तो कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये लाइन कैसी जानी चाहिए थी, स्ट्रेट। क्वेश्चन में बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, पहला हमें दिख गया कि ये करेक्ट नहीं है। हो गया क्वेश्चन, सर आगे चलते हैं, टाइम बचा लेते हैं। नहीं, ये एक क्वेश्चन नहीं है, कितने क्वेश्चन है, हो सकता है ये 4 भी हो सकता है 8 भी हो, कितने भी हो सकते हैं, डिस्कशन करते जाते हैं, ठीक है। इसका क्या फायदा होगा कि इसको एक कंसेप्ट बिल्डिंग होती जाएगी, एवरी टाइम रिपीट होते 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 हमें चीजें सेशन के एंड तक ही मैक्सिमाइज वे में अगर फोकस्ड रहेंगे तो याद हो। आपको पेन पेपर हाथ में रखने, नोट्स बनाने के लिए नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब U और T, अब हम क्या कर रहे हैं, U और T इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का वेरिएशन दे रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कुछ हद तक पहले क्या हुआ, धीरे धीरे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, कांस्टेंट है। फिर एक लेवल के बाद एक टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज। फिर उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज भी हो रही है और यू कैन से ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब ऐसा कब होता है, ठीक है, इसे समझते हैं कि ऐसा कब होता है, जब फेज सेम होता है। मान लेते हैं कि कोई चीज लिक्विड है, अब अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज तो होती है लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम, राइट। और अगर एकदम उसका फेज चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, फेज चेंज, तो जैसे ही फेज चेंज होगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, du इज इक्वल टू NCV/dt, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस पे इंटरनल एनर्जी 0 होती है, ये कब होती है, जब फेज सेम होता है। अगर फेज चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 नहीं होगी। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ही फेज चेंज हो गया इंटरनल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ गई, राइट। फिर उसके बाद फेज अगर सेम रहा तो इंटरनल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हुई। इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझ आया? लेट्स से कि पहले ये सॉलिड है, फिर एकदम से यहां से सॉलिड से लिक्विड हुआ तो इंटरनल एनर्जी तेजी से बढ़ी, फिर उसके बाद लिक्विड रहा। अब एकदम से अगर ये गैस जाता तो इंटरनल एनर्जी और बढ़ जाती, राइट। तो वेरिएशन समझ आया इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट पे तो ये रहता है इंटरनल एनर्जी 0, फेज चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी नहीं होती। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, हमने बी ऑप्शन से ये सीखा कि इंटरनल एनर्जी 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज एप्लीकेबल इन सेम फेज। किसमें एप्लीकेबल है ये, सेम फेज में। प्लस हमने ये भी सीखा वो इंटरनल एनर्जी थोड़ा बहुत इंक्रीज होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत इंपैक्ट नहीं आता। दूसरी चीज ये सीखी, अगर फेज चेंज है, अगर फेज चेंज है, जैसे कोई चीज अगर लिक्विड से गैस हो जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे,
तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला ना हर ऑप्शन एनालाइज करना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन में ये देख के आगे चले जाते तो सीखते नहीं। नाउ लेट्स डिस्कस सी पार्ट। सीवी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी की वैल्यू भी कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी की तरह ही वेरिएशन है। तो सीवी क्या है? हीट कैपेसिटी। अब व्हाट इज सीवी? कहीं ना कहीं डी यू बाई डी टी तो होता है ना। तो सीवी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हीट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डी यू बाई डी टी। तो सी ऑप्शन में हमने क्या सीखा कि सीवी होता है डी यू बाई डी टी, और अगर टेम्परेचर सीवी की वैल्यू लगभग कांस्टेंट होती है, एक टाइम के बाद, एक टेम्परेचर के बाद सीवी की वैल्यू इंक्रीज होती है और फिर कांस्टेंट होती है। अब यहां से ये ग्राफ हमें आइडियल कंडीशन बता रहा है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना तो टेम्परेचर के साथ सीपी और सीवी की वैल्यू सेम लेते हैं, क्योंकि जनरली वहां पे फेज क्या होता है? सेम। फेज सेम होता है तो इंटरनल एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, तो सीपी सीवी भी क्या रहता है? सेम ही रहता है, राइट। और इसका थोड़ा सा जो वेरिएशन होता है वो किरचॉफ्स इक्वेशन लॉ से भी हमें समझ आता है। तो सी ऑप्शन से हमें समझ आया। ये भी बच्चों को बहुत डाउट होता है, सर सीपी सीवी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है? हम सीधे बोल देते हैं नहीं होता है, बट एक टाइम के बाद अगर फेज चेंज हुआ तो दैट विल चेंज। ओके, तो यस, एक टेम्परेचर के बाद इंक्रीज होगा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसीलिए इसको हमने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद डी, सीवी का वेरिएशन वी के साथ है। ये तो सब करेक्ट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सीवी का वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। अब मैं डिटेल में जाऊंगा, मैं सीधे बोलूंगा, लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसका मतलब इररिवर्सिबल वर्क डन है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है इररिवर्सिबल में, वेरिएबल होता है रिवर्सिबल में। और प्रेशर कितना है? 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब इररिवर्सिबल वर्क डन निकाला जा सकता है पी एक्सटर्नल डेल वी से। और हीट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, हीट रिलीज्ड मतलब यहां पे साइन कन्वेंशन यूज करना है। हीट रिलीज मतलब नेगेटिव साइन आएगा क्यू के साथ। इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है वो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को का टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम आता है। इफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 जूल पर केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीज बाय, तो बताओ एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, राइट। अब ये नहीं देखना कि 4 लाइन से ऊपर क्वेश्चन है, पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोला आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे ही उसने बोल दिया आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको तुरंत ये इक्वेशन लिखनी है, du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये फिजिक्स में लिखते हैं, केमिस्ट्री में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं लिखो डेल यू, ठीक है। स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन डेल होता है, पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू q प्लस डब्ल्यू। तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल यू क्या हो गया? 0। एनसीवी dt होता है तो dt 0, तो डेल यू क्या हो गया? 0। ये फॉर्मूले से ही हो गए। नाउ अब वो बोल रहा है जो हीट रिलीज होगी वो किसको कन्वर्ट, किसमें यूज होगी? एल्यूमिनियम में। हीट की वैल्यू कहां से आ रही है? इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? क्यू पे। प्लस एक और चीज है, वर्क डन और हीट का साइन क्या है? अपोजिट। यानी कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, कंप्रेशन लिखा है ना, ऑन द सिस्टम, यानी वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो हीट क्या होगी? नेगेटिव। यानी अगर सिस्टम पे काम होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में तो इट विल रिलीज हीट। देखो मैच भी कर रहा है क्वेश्चन में, वो कह भी रहा है हीट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो पहले हीट निकाल लें, राइट। तो वर्क डन क्या आ गया हमारा? एक्सटर्नल प्रेशर है 4 और क्या कहते हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम 1, इनिशियल वॉल्यूम 5। तो दिस इज -4 इंटू -4, इट कम्स आउट टू बी +16। ये यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वो है मीटर क्यूब। फिजिक्स में तो आप इंटेलिजेंट हो,
न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल। इट मींस 16 जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड एंड इट इज यूज्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, तो अब ये जो हीट है वो पूरी की पूरी हीट टेम्परेचर रेज करने के काम आ रही है। कितने, 1 मोल के। तो यहां से क्या होगा, NC/dt। क्यू किसके इक्वल होता है, NC/dt। यानी कि जो भी हीट होगी, एल्यूमिनियम की हीट कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 24। मोल्स कितने हैं, 1। चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। अब Q कितना है इसमें, वहां हमने कैलकुलेट कर लिया 16। तो व्हाट इज डेल्टा T, 16/24, 2/3। तो आंसर इज 2/3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझते हैं कि इससे ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया, इसको एनालाइज करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं कि इससे हम क्या एनालाइज करते हैं। इससे हम ये एनालाइज करते हैं कि अगर कोई पिस्टन है और उसके अंदर गैस है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और उस पे हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर गैस कंप्रेस होगी तो डेफिनेटली गैस कंप्रेशन पे तो वार्म ही होती है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए उसको हीट को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिलीज। और हम क्या कर रहे हैं, उस हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं किसके लिए, एल्यूमिनियम। यानी वो हीट क्या कर रही है, एल्यूमिनियम को का टेम्परेचर रेज कर रही है। यानी कि ये जो मशीन है इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस को वार्म कर सकते हैं। ये इसका एक एप्लीकेशन हुआ। ठीक है, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, क्योंकि ये एज अ स्टेटमेंट आ सकता है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट रिलीज बाय द सिस्टम। ये एक स्टेटमेंट आपको समझनी है और ये समझने के लिए साइन कन्वेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, Q इज -W और -Q इज इक्वल टू +W। यानी अगर सिस्टम काम करेगा तो हीट क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। और अगर सिस्टम पे काम होगा, एक मिनट मेरे को ऐसा लिख देना चाहिए, साइन अपोजिट कर देते हैं, माइनस उधर ले जाते हैं। ये थोड़ा सा इधर प्लस कर देता हूं और इधर माइनस, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। और अगर सिस्टम काम करे, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी आइसोथर्मली अगर गैस एक्सपैंड होगी तो वो हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अब यहां पे एक और बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो वॉल होगी, मेरा क्वेश्चन है आपसे, कमेंट करना, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो वॉल होगी ये कंडक्टिंग होगी या नॉन कंडक्टिंग होगी। अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग तो सब समझ जाते हैं, मुश्किल भाषा में पूछता हूं, ये क्या होगी, डायाथर्मिक होगी या एडियाबैटिक होगी। ठीक है, ये आपको सोचना है कि दिस वॉल वुड बी डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि इस प्रोसेस में विच वॉल सिस्टम और सराउंडिंग को, कौन सी वॉल सेपरेट कर रही है, डायाथर्मिक या एडियाबैटिक। थिंक एंड आंसर। डेल यू इज इक्वल टू, डेल यू किसके इक्वल होता है। तो अगेन 4 क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन है, सर जल्दी से आगे बढ़ाना की बात है तो एक है, बट आपके हाथ में फॉरवर्ड वाला एरो है यूट्यूब में, आप आगे कर दो। मेरा तो काम है आपको सिखाना, तो मैं तो चारों ऑप्शन सिखाऊं। तो डेल यू, आइसोकोरिक वर्क, तो डेल यू क्या होता है, Q प्लस W। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। तो डेल यू इज इक्वल टू हीट। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल यू इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, हीट के। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, और दोनों का साइन सेम है, इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब, पॉजिटिव साइन आना है, पॉजिटिव मतलब ये होता है आइसोकोरिक में, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऐसे एक स्टेटमेंट रिवर्स भी तो पूछ सकते हैं कभी इन फ्यूचर, तो इसलिए हमें ये इंटरप्रिटेशन भी साथ के साथ सीखना है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ पीवाई, क्योंकि पीवाईक्यू से और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये भी आपको समझ आए, मतलब व्हाट आई वांट कि आपके माइंड में है कि वी आर नेवर, हम कभी भी एक क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, हम हमेशा 4-5 क्वेश्चन कर रहे होते हैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में। आइसोबारिक वर्क, आइसोबारिक में क्या होता है, वर्क होता है कुछ ना कुछ, दैट इज पी डेल वी। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। तो यहां पे अगर हम बात करें तो आइसोबारिक वर्क, डेल यू इज इक्वल टू, डेल यू किसके इक्वल होता है, नेगेटिव साइन है उधर चला जाएगा,
अच्छा नहीं, यहीं पे ही रहेगा ये तो। डेल यू इज इक्वल टू क्यू पी प्लस पी डेल वी प्लस नहीं माइनस, ठीक है। तो डेल यू किसके इक्वल होता है? हीट प्लस इंथैल्पी प्लस वर्क डन के, ठीक है, माइनस पी डेल वी इसका सम होता है। देन ये इससे जैसे स्टेटमेंट नहीं बनी तो फील नहीं आ रही होगी, बट यही होता है, ओके। यानी कि एक बैलून जो है, बैलून में से जो उस बैलून के एक्सपेंशन में वर्क हुआ है उसको माइनस कर दूं तो जो बैलून में बच गया वो इंटरनल एनर्जी है, और जो मैं बैलून की टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब करता हूं वो इंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि वहां पे दो चीज है, एक तो उसके अंदर जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस उसमें एक्सपेंशन में वर्क। तो बैलून को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, यानी हम जब भी किसी पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो टोटल ऑब्जर्व कर रहे थे एनर्जी, दैट इज इंथैल्पी। क्या होती है वो? इंथैल्पी। सी पार्ट, एडियाबैटिक वर्क। एडियाबैटिक, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक इज अ टफ वर्ड फॉर इंसुलेटिंग, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब क्यू इज जीरो, तो डेल यू इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क। बिल्कुल सही बात है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, एडियाबैटिक, मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखूंगा, साइन दोनों का पॉजिटिव है, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि मैंने इधर भी पॉजिटिव ही लिया, राइट। तो दिस इज अवर आंसर। आइसोथर्मल वर्क, डेल यू इज इक्वल टू एनसीवी dt। आइसोथर्मली में डेल यू इज इक्वल टू जीरो। डेल यू इज जीरो इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मैं चाहता हूं, ठीक है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर पी, तो आप ऐसे कमेंट करो पी में डेल यू आइसोथर्मल के अलावा और कौन से प्रोसेस में जीरो होता है, अगर अभी याद आ रहा है आपको तो। और कौन से प्रोसेस में डेल यू आइसोथर्मल के अलावा जीरो होता है? कमेंटेड। अभी नहीं आ रहा तो छोड़ देना, फिर कमेंट करने की नीड नहीं है। ये जस्ट इसलिए कि आई वांट टू चेक कि क्या आप ओपन माइंड से डिस्कशन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अ गैस अंडरगोज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। एक गैस है, वो स्टेट ए से स्टेट बी में जा रही है। ओ, मुझे लगा कि बंद हो गई रिकॉर्डिंग, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब, इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट एब्जॉर्ब मतलब साइन प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द गैस। और जो वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस यानी वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो हीट एब्जॉर्ब इज 5 जूल एंड वर्क डन बाय द गैस इज 8 जूल। नाउ गैस इज ब्रॉट बैक टू ए बाय अनदर प्रोसेस, यानी कि ए से गया बी पे और बी से वापस ए पे लाया गया बाय अनदर प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग विच 3 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व। 3 जूल ऑफ हीट इज रिलीज। तो ये केस 1 है। केस 2 में हीट कितनी रिलीज हो रही है? 3 जूल रिलीज है, तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, नहीं तो सुनते सुनते हो जाना चाहिए। इन दिस प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ बी टू ए, बी टू ए में ऑप्शन देख के लग रहा है वर्क डन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्क डन, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था मैंने लास्ट में, वो यहां पे यूज हो गया। अगर कोई प्रोसेस ए से बी पे गया और वापस बी से ए पे आया, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है? जीरो होता है। तो यू कैन से यहां से यहां और यहां से यहां में इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बी, डेल यू ए से बी प्रोसेस का जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है और वो बी से ए प्रोसेस का जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, दैट इज इक्वल टू, इसका सम क्या आ जाएगा? जीरो। इन अ साइक्लिक प्रोसेस ये जीरो होता है। अब फर्स्ट लॉ लगा देते हैं। डेल यू किसके इक्वल होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू किसके इक्वल होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। दिस इज फॉर फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज फॉर सेकेंड प्रोसेस, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? इनिशियली क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 और वर्क डन कितना है? 8।
यहाँ पे बाद में Q की वैल्यू कितनी है -3 और वर्क डन वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो ये आ गया 5 - 8 विच इज इक्वल टू -3 एंड -3 वो उधर गया -W, तो पॉजिटिव आया। तो 6 जूल ऑफ वर्क डन बाय गैस, आंसर क्या आ गया बी, 6 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय गैस। ठीक है, दिस इज मैथमेटिकल एस्पेक्ट, थोड़ा सा कंसेप्चुअल एस्पेक्ट भी करते हैं। देखिए जेई में ये बहुत अप्रोच जरूरी है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो रट के काम तो नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो हर बार दिमाग लगाना है। अब इसका थोड़ा कंसेप्चुअल एस्पेक्ट क्या है, पहला प्रोसेस डेल यू के इक्वल था इंटरनल एनर्जी, यानी कि पहले प्रोसेस पे इंटरनल एनर्जी क्या हुई, नेगेटिव आई -3, यानी डिक्रीज हो गई बाय -3। तो अब अगले प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी को क्या होना था, इंक्रीज बाय +3, तभी तो टोटल 0 होता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि डेल यू को डायरेक्टली यहाँ पे -3 करके उधर +3 लिख सकते थे, ये भी तरीका था, लेंदी वे था, टाइम वेस्ट होता बस। बट कंसेप्चुअली हम समझ रहे हैं कि अगर यहाँ इंटरनल एनर्जी घट रही है तो उधर बढ़नी चाहिए बाय 3, तभी नेट वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो अब वो +3 हो गया इंटरनल एनर्जी, और हीट कितनी रिलीज हुई है -3। तो सिस्टम में अब हमने फिर फॉर्मूला लिखा Q + W, डेल यू इज इक्वल टू Q + W। तो यहां से अब लिखते हैं डेल यू इज इक्वल टू Q + W। डेल यू का वैल्यू कितना है, तो यू कैन से कि डेल यू का वैल्यू हमने लिख दिया 3 और Q का वैल्यू -3, वर्क डन, और वर्क डन कितना आ गया 6। तो इंटरनल एनर्जी 3 से कब इंक्रीज होती, जब 6 जूल का वर्क डन होता सिस्टम पे, तभी तो 3 से इंक्रीज होती, क्योंकि 3 हीट निकल चुकी है। ठीक है, ऐसे दिमाग में एनालिसिस भी चलने चाहिए, ये हेल्प करते हैं हमें क्वेश्चन को फास्ट करने में। ठीक है, जैसे जैसे ये वाला तरीका होता जाएगा ना सोचने का, तो और ये कैलकुलेशन अपने आप कम होती चली जाएगी। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। A piston filled with 0.04 mole of ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml at constant temperature। इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी यहां से हमें समझ आया प्रोसेस इज आइसोथर्मल। एज इट डज सो इट एब्सॉर्ब 200 जूल ऑफ हीट, एब्सॉर्ब वर्ड मेंशन है, तो ये भी समझ आया Q का वैल्यू कितना हो गया 208 विद अ पॉजिटिव साइन, साइन कन्वेंशन। नाउ द वैल्यू ऑफ Q एंड W, Q और W पूछा है, तो अब आप देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। क्यों आइसोथर्मल देखते ही सबसे पहले देखो इस फर्स्ट लॉ की ना, इस इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरत है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा U क्या हो गया 0, NCV/dt कांस्टेंट टेम्परेचर dt 0, तो डेल U 0, तो Q किसके इक्वल हो गया माइनस ऑफ W, यानी अगर Q का साइन पॉजिटिव है तो W का साइन नेगेटिव है। तो Q अगर 208 है तो W क्या होगा -208। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकालने का पाप ना करें, सीधे कंसेप्चुअल एप्लीकेशन था ये हमारा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये कितने क्वेश्चन है अभी तक, ऐसा लग रहा होगा सर अभी तक तो 5-7 ही क्वेश्चन किए। अब अभी तक मेरे हिसाब से तो हमने कर लिए 15-20 क्वेश्चन, क्योंकि अब आप देखना धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट पूछा है। ए डेल्टा यू इज 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये देखो स्पीड बढ़ गई, ट्रू। डेल्टा यू NCV/dt आइसोथर्मल में 0। वर्क डन इज nRT log V2/V1 इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, दोनों ऑप्शन में यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव। तो ये ट्रू हो गया फॉर्मूला अगर देखें, और ये क्या हो गया फॉल्स। और क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं और मैं चाहता नहीं हूं कि आप अभी नोट्स या कोई बुक ओपन करें, तो यहां पे मैं बोलूंगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है -P एक्सटर्नल dV, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, क्या है रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर लगभग सेम रहते हैं, थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है प्रेशर चेंज वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, स्लाइट डिफरेंस।
तो यू कैन से वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल। अब इंटरनल प्रेशर जो पिस्टन होता है उसके अंदर आइडियल गैस होती है, तो वी कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एनआरटी बाय वी, तो छोटी सी डेरिवेशन थी। तो यहां से अगर हम देखें तो एनआरटी कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय वी डीवी, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल इज V2। सॉल्व करेंगे तो माइनस एनआरटी लॉग V2 बाय V1। तो यार दिस इज फॉल्स। नाउ तो डेरिवेशन भी यही देख लिया हमने, राइट। नाउ फॉर अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक सिस्टम है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो हीट इन्वॉल्व डायरेक्टली चेंजेस टू इंटरनल एनर्जी। अब देखिए इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि वर्क डन इज जीरो, क्योंकि अब अगेन डी पार्ट में आप क्या यूज करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एंड अगर वर्क डन जीरो है, अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो P डेल वी जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, हीट के। बिल्कुल सही बात है, हीट इन्वॉल्व डायरेक्टली चेंजेस टू इंटरनल एनर्जी। जो हीट है वो डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। आप समझ भी सकते हो, एक क्लोज्ड वेसल लीजिए, उसमें पानी डाल के गर्म करिए, वो बस वाटर गर्म होता रहेगा, राइट। क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता। वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो हीट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आइडियल गैस है, उसे अलाउ कर रहे हैं बोथ अच्छा रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली, रिवर्सिबली भी और इरिवर्सिबली भी कर रहे हैं इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट और मैटर ट्रांसफर नहीं करते, एनर्जी कैन नॉट ट्रांसफर। अब एनर्जी देखो दो ही तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, या तो हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में। तो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्यू नहीं हो रहा है, राइट। उसके बाद वो बोल रहा है if Ti is initial temperature and Tf is the final temperature, which of the following statement is correct? अगर ये इनिशियल और फाइनल है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। अब हम मान लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, और आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्यू क्या हो गया, जीरो। तो यू कैन से डेल यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू वर्क डन रिवर्सिबल, ठीक है, क्योंकि क्यू जीरो। सेम वे एक और केस लेते हैं, डेल यू इरिवर्सिबल और वर्क डन इरिवर्सिबल। अब अगर आपने मेरा वो डिस्कशन ध्यान से नहीं सुना तो मैं बोलूंगा यहां पॉज करिए वीडियो। इससे प्रीवियस मैंने जहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस में ये बताया था Q इज इक्वल टू जीरो और डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो एक बार देख के आओ, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर ये मेरी बात सुनना। तो अब आई होप आपने सिंसियरली किया होगा। तो इंटरनल एनर्जी रिवर्सिबल प्रोसेस में यहां से हमें समझ आता है वर्क डन, देखो पहले क्या समझ आता है, दोनों का साइन पॉजिटिव है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, यानी वर्क डन प्लस तो डेल्टा यू प्लस। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है कैसे पता चलता है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। और अब एक सेकंड में एक चीज देख लूं, यस सही चल रहा है, हाँ। अब इसके बाद अगर वर्क डन नेगेटिव हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो इंटरनल एनर्जी घट जाती है। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन, यहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है, यानी कि इंटरनल एनर्जी घटेगी, सिंपल। यानी अब इंटरनल एनर्जी घट रही है किससे पता चलेगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर विल डिक्रीज, ये समझ लिया हमने। अब अगला क्या समझना है, रिवर्सिबल वर्क डन इन एक्सपेंशन इज ग्रेटर। अगर एक्सपेंशन होता है तो रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है इरिवर्सिबल से, और अगर कंप्रेशन होता है तो इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है रिवर्सिबल से। मैं चाहता हूं ये बात आप वर्बली सोचें, ग्राफिकली सब सोच लेते हैं, वर्बली सोचो, बहुत सोचो, थोड़ा कुछ तो सोचो यार, आजकल सब कुछ सोल्यूशन मिल जाता है तो सोचने की कैपेसिटी कम हो रही है, प्लस रील देखने से अटेंशन कम हो रहा है और याद रखने की कैपेसिटी भी कम हो रही है रील देखने से। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सोचो और जो भी आए वो कमेंट करो, सो दैट ये एक अच्छा फॉरम बन जाए कमेंट सेक्शन यूट्यूब का, कि जो दूसरे को भी कुछ अच्छा नया समझ में आए वो भी कमेंट कर दे, आप भी, तो आपस में नॉलेज एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, हमने देखा कि रिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल वर्क डन, और हमने देखा दोनों का साइन क्या रहता है, सेम।
अब अगर एक्सपेंशन है तो नेगेटिव साइन आएगा, राइट? यानी कि इंटरनल एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी किसमें? रिवर्सिबल में, और कम डिक्रीज होगी किसमें? इरिवर्सिबल में। ध्यान समझना, इंटरनल एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी किसमें? जो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा वो ज्यादा आएगा किसमें? रिवर्सिबल में, एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। बोलो ये बात समझ आ रही है? डिक्रीज मतलब नेगेटिव साइन। अब यहां पे ज्यादा डिक्रीज होने का मतलब गैस ज्यादा कूल होगी, कम डिक्रीज होने का मतलब गैस कम कूल होगी। तो एक तो मैं अगर वर्बली इस बात को समझ पा रहा हूं, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि जो इसमें इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल प्रोसेस का कम होगा और इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल में इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। वैसे तो मैं चाहता हूं कि ये बात हम सोच ही ले, बट अगर नहीं सोच पा रहे हो तो फिर तो अब क्या ही कर सकते हैं, फिर तो सीधे फॉर्मूला लगा दो, फाइनल माइनस इनिशियल, du इज इक्वल टू एनसीवी dt, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, एनसीवी dt, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, राइट? और यहां साइन लगा दो ग्रेटर का, अब मैथ्स लगा लो, ठीक है? दिस इज रिवर्सिबल एंड दिस इज इरिवर्सिबल, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? सेम, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैथमेटिकली भी कर सकते हो, बट आई वांट कि आप कंसेप्चुअली करें, इट सेव टाइम इन द एग्जाम। तो यहां पे आंसर आया इरिवर्सिबल फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल। इक्वल तो नहीं होगा, टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल, ये भी नहीं होगा कि इनिशियल फाइनल टेम्परेचर चेंज ही ना हो। टी फाइनल इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल, यस ये मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। टी फाइनल इज ग्रेटर देन टी इनिशियल फॉर रिवर्सिबल एंड इक्वल, ऐसा नहीं, ठीक है? अब मैं कहता हूं इस पूरे क्वेश्चन में रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल करो और सोचो खुद से, और बताओ उस केस में क्या होगा। चलो आगे चलते हैं। अ गैस एक्सपैंड in volume from 10 raised to power minus 3 to 10 raised to power minus 2 मीटर क्यूब against a constant external pressure। तो देखा जाए तो ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है केमिस्ट्री से ज्यादा। कैसे? अब वो पहला तो आपने तुरंत ही कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर समझते ही समझ लिया कि वर्क डन इरिवर्सिबल है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट स्पीड में बोल दिया है कि कभी भी, क्योंकि इरिवर्सिबल में प्रेशर कांस्टेंट होता है एक्सटर्नल, रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है। नाउ अब यूनिट्स, एक्सटर्नल प्रेशर है 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइनल वॉल्यूम है 10 रेज टू पावर माइनस 2 और इनिशियल वॉल्यूम है 10 रेज टू पावर माइनस 3, राइट? अब नेगेटिव साइन, अब हम क्या करेंगे, मैथ्स करना है बस। ये मीटर क्यूब है, 10 रेज टू पावर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही 10 रेज टू पावर माइनस 3 कॉमन लेंगे, मैंने कहा ना मैथ्स है वो आप कर लोगे, 10 माइनस 1 न्यूटन मीटर। अब आपको पता है न्यूटन मीटर इज जूल, राइट? तो ये क्या हो गया, -9 इंटू 10 रेज टू पावर 2 जूल इज योर आंसर। तो आंसर इज -900 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन में यूनिट्स को देख के घबराना नहीं है। देखो मैं तो एक बात बोलूंगा, हर क्वेश्चन को देख के सोचो मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अभी प्रैक्टिस सेशन में तो सोचो मैं कर ही दूंगा, पॉज करो, पूरी जान लगा दो, फिर डिस्कशन देखो। जब बिल्कुल लग रहा है ना कुछ नहीं सोच सकते, तब नाउ इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम, क्वेश्चन में गिवन है एक सिस्टम है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज है 40 किलो जूल, ठीक है? एक सिस्टम है वो ए से बी पे जा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है? 40 किलो जूल। इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी, अगर, अब अलग पार्ट में कह रहा है, अगर सिस्टम ए से बी में जा रहा है रिवर्सिबल पाथ से, ठीक है? ए से बी में किस में जा रहा है? रिवर्सिबल पाथ, एंड रिटर्न टू स्टेट ए, वापस ए स्टेट पे आ रहा है किससे? इरिवर्सिबल पाथ से। तो बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा? देखो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज, अगर सिस्टम ए से बी में गया तो इंटरनल एनर्जी चेंज 40 है, ठीक है? लेकिन अब वो कह रहा है ए से बी जाए और बी से वापस ए आए, तो इंटरनल एनर्जी में नेट चेंज कितना होगा? तो सीधी बात है, ए इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, यानी कि डिपेंड्स ऑन स्टेट वेरिएबल्स एट पॉइंट ए।
हर पॉइंट पे स्टेट वेरिएबल्स बदलते रहते हैं, लेकिन जब वो घूम के वहीं आ गया तो जो इंटरनल एनर्जी पहले थी वही इंटरनल एनर्जी बाद में भी है। क्यों? बिकॉज ऑल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम आर सेम, वेरिएबल्स आर सेम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? दैट इज इक्वल टू जीरो। तो नेट इंटरनल एनर्जी चेंजेस जीरो। अब इसको एक वर्ड में ही बोल सकते हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है। बट मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट समझें, ये तो रट लिया हमने इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, बट वाई, आपको हर वाई का मतलब पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी चेंज साइक्लिक प्रोसेस में क्यों जीरो है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम वहीं आ जाता है और स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, u1 u2 सेम है, तो इट इज जीरो। ओके, अब मुझे बताइए डेल्टा एच साइक्लिक प्रोसेस में, डेल्टा जी साइक्लिक प्रोसेस में, डेल्टा एस साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो थर्मो में अगर आप देखोगे ना तो फॉर्मूले के साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है उन्होंने, यानी अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए डिस्कशन भी ऐसे कर रहे हैं कि आपको मतलब यहीं पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती जाए। अ हीट इंजन एब्जॉर्ब हीट Q1, एक हीट इंजन है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? Q1 एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर कितना है? T1, एंड Q2 एट टेम्परेचर T2, वो Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कितने? T2 पे। वर्क डन बाय द इंजन इज Q1 प्लस Q2, जो हीट इंजन है वो वर्क डन कितना कर रहा है? Q1 प्लस Q2। आपको बताना है दिस डेटा वायलेट। अब देखिए जैसे ही बोला दिस हीट इज सप्लाइड एट T1 टेम्परेचर, तो आपको पहले तो ये समझना है कि दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। T1 टेम्परेचर पे हीट सप्लाई हो रही है, यानी हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। ऐसे ही हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2। तो पहला तो आपने ये इंटरप्रेट करना है कि इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर आपको दोनों फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस के लिए एवरी टाइम क्या यूज करना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हिच इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U इज जीरो। अब मैं नहीं बताऊंगा क्यों। अब डेल्टा U जीरो हो गया तो Q किसके इक्वल हो गया? Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ W1, ये W1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q1। सेम वे W2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2। क्वेश्चन में बोला है नेट या टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन विल बी W1 प्लस W2 विच इज इक्वल टू माइनस Q1 प्लस माइनस Q2, यानी टोटल वर्क डन बाय द इंजन इज माइनस Q1 प्लस Q2। बट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में लिखा है प्लस Q1 प्लस Q2, ये तो गलत हो गया। तो यानी कि फर्स्ट लॉ वायलेट हो गया। यस, क्योंकि फर्स्ट लॉ कब सही होता? जब इट इज इक्वल टू लिखा होता क्वेश्चन में माइनस Q1 प्लस Q2, राइट? ऑप्शन देख लेते हैं। इट वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यस सही है। इट वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इफ Q1 इज नेगेटिव, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तब वायलेट करता जब Q1 नेगेटिव होता। अरे Q1 तो नेगेटिव ही है, लेकिन फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं हुआ, ठीक है? ये तब वायलेट करता जब Q2 नेगेटिव होता। नहीं, ये एक्चुअल में इसलिए वायलेट कर रहा है क्योंकि साइन ही नेगेटिव है। मतलब ये यहां पे हम ये बोलेंगे कि Q1 नेगेटिव है, Q2 नेगेटिव है, टोटल वर्क डन नेगेटिव ऑफ Q1 प्लस Q2, बट क्वेश्चन में प्लस Q1 प्लस Q2 दिया है, ठीक है? तो यहां पे फर्स्ट लॉ तब वायलेट होता, वैसे तो मैं चाहूंगा पॉज करो, आप खुद सोचो कब वायलेट होता या कब हो रहा है। अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वायलेट हो रहा है तो हम अपने आप अगर कोई स्टेटमेंट बनाए तो कब वायलेट होगा? अगर ये वर्क Q1 प्लस Q2 और ये आ गया माइनस Q1 प्लस Q2, तो फर्स्ट लॉ वायलेट हुआ क्योंकि इधर नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन Q1 तो नेगेटिव ही है, Q2 भी नेगेटिव ही है, ठीक है? तो ये मतलब बेकार सी लाइन बनाई है। वैसे बी और सी से कुछ ज्यादा खास सोच नहीं पा रहे हैं, मेरे को लगा कि कुछ इंटरप्रेट कर पाए बट हो नहीं रहा है, तो स्किप कर देते हैं। यूं ही लिख दिया होगा 4 ऑप्शन बनाने के लिए। डज नॉट वायलेट, फर्स्ट लॉ तो वायलेट कर रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू हीट, तो फर्स्ट लॉ वायलेट तभी करता बाई चांस उसमें यू आ जाता, क्योंकि क्यू और डब्ल्यू अगर लिखा हुआ है उसमें तब तो नहीं हो रहा है, इक्वल तो कर ही रहे हैं, बस साइन का फर्क आ रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर हुआ ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, अच्छा ठीक है, तो आज हमने सारे डिस्कशंस कर लिए हैं
और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जितने कंसेप्ट है उनका करेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट लॉ पे सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए, ठीक है, और मतलब खुद से ट्राई करें। एंड प्लीज मैं तो ये बोलूंगा सोचो ज्यादा, सॉल्यूशन मत ढूंढो नेट पे, और आज हमने जितना डिस्कशन किया उससे कर लेंगे। अब मैंने हमेशा क्या किया है, 2020 के ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर जेई मेन की तैयारी करनी है सिर्फ प्री वाई क्यू लगा लो और कुछ नहीं करना। 2020 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहे एंड दे आर वेरी रिपीटेटिव। आपने आज भी देखा होगा कि पहले 4 क्वेश्चन अगर ढंग से हमने समझ के तबीयत से किए हैं तो बाद के लास्ट के 4 क्वेश्चन देखो कितनी इजीली हो गए। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर। थैंक यू।